हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उस पर हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। इसमें प्रश्नावली 3.1 पर बात करेंगे और इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो चैप्टर एक्सरसाइज नंबर यानी कि प्रश्नावली 3.1 मैं आज करवा रहा हूँ, इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रखा है, तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। तो जब उसको देखेंगे तो बेसिक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा, वहाँ से समझ जाएंगे। तो जाकर के आप ये वाला लेक्चर जब देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या कहा है इसमें ये कहा है कि आव्यूह दिया हुआ है एक ए, ये एक आव्यूह ए दिया हुआ है के लिए हमको क्या क्या निकालने हैं। सबसे पहले तो आव्यूह की कोटि निकालनी है, दूसरा आव्यूह की संख्या निकालनी है, तीसरा अवयव 1 A13 A21 A33 A24 A23 हमें निकालने हैं। तो बहुत इजी है। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन हम देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, आव्यूह की कोटि के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आव्यूह की कोटि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें रो इनटू कॉलम देखना होता है। तो रो इनटू कॉलम का मतलब कितने रो है, देखो 1 2 3 रो है, और कॉलम कितनी है, कॉलम देखो 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये हो गया इसका आव्यूह की कोटि। चलिए दूसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन सेकंड। और सेकंड में इन्होंने क्या पूछा है, देखो सेकंड में पूछा है कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या देखो ये भी निकालना बहुत सरल है। आप सीधा सीधा जो इसका कोटि आया है मतलब रो इनटू कॉलम करके सॉल्व कर दो। मतलब 3 गुणा 4 आया है तो 4 तिया 12, इसमें 12 ही हमारे क्या होंगे, अवयव होंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। इसमें अगला पार्ट क्या है, देखो क्या कहा है इसमें, सॉल्यूशन नंबर 3। तो 3 में इन्होंने ये कहा है कि अवयव हमको क्या क्या निकालने हैं। सबसे पहले तो A13 निकालने हैं। तो 13 मतलब क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पर जो है इसके पोजीशंस की बात कर सकते हैं। क्या क्या होता है इसके पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हमारा A11। ऐसे मैंने बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में, देख लीजिएगा। ये 1 2 होता है, ये ऐसे ही 1 3 होता है, समझ में आ गया। 1 3 होता है, ये ऐसे ही A14 होता है, ऐसे ही अब देखो दूसरे रो, और मैंने क्या बताया था कि जो भी मैं ये A13 A14 लिख रहा हूं, पहला वाला जो नंबर है वो हमेशा के लिए रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला जो नंबर है वो हमेशा के लिए कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मैं 35 को लिखूंगा तो ये कौन से रो और कौन से कॉलम है, देखो 35 जो है पहला रो नंबर दूसरा है तो 2, और कॉलम नंबर कौन सा है, पहला, तो A21 हो जाएगा ये। ऐसे ही मैं अगर इस वाले -2 की बात करूं तो रो नंबर तो इसमें 2 है, A2, और कॉलम नंबर भी 2 है तो 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी बात करूं तो A23 हो जाएगा, ऐसे इसकी बात करूं तो A24 हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये वाला देखो अब देखो ये कौन से नंबर रो में है, तीसरे नंबर रो में, 3 × 1 कॉलम नंबर 1। ऐसे ही A32 A33 A34। अब आप समझ में आ गया। तो ये जो है हमारा A13 देखो कौन सा है, A13 जो है 19 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं A21 की तो 21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो तो ये हो गया और पहला कॉलम हमारा ये हो गया, तो 35 आ गया हमारा। उसके बाद अगला कौन सा पूछा था, A33 पूछा है। तो A33 की अगर मैं बात करूं तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम हमारा ये है, तो इसका मतलब -5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा पूछा है, A24 है, A24 निकालना है। तो A24 हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो दूसरा नंबर रो और चौथा नंबर कॉलम। तो दूसरा नंबर रो तो ये है, चौथा नंबर कॉलम हमारा ये वाला है ना। दूसरा तो ये 12 आ जाएगा हमारे पास, 12।
ऐसे ही 2 4 के बाद 2 3, ए 2 3 पूछा है तो 2 3 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 5/2। समझ में? ये हमारे सारे के सारे जो आंसर्स थे वो हमने पहले वाले क्वेश्चंस का निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक अब लोगों को क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने बात किया है, और वो क्या बोला है इन्होंने, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इनकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। हम थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन पर चलेंगे और वहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हमने क्या किया है। चलिए यहाँ पर इसको एक बार रफ कर लेते हैं, यहाँ से फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, जब पहला वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था तो उस टाइम हमने क्या निकाला था। देखो जब अवयव की कोटि पूछा था तो हमने क्या किया था, रो इनटू कॉलम पूछा था। ध्यान रखना, जब भी अवयव की कोटि पूछेगा तो हमें क्या करना है, रो इनटू कॉलम, मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ करने होते हैं। ये तो कोटि की बात हो गई। अच्छा, इसमें अगर अवयवों की संख्या है तो कैसे निकालने हैं, जो कोटि दिया है उसको हम दोनों गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। तो देखो दूसरा वाला क्वेश्चन अब बात करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें यह कहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है। अब यहां पर टोटल अवयवों की जो संख्याएं हैं वो क्या है, कुल अवयव कितनी है, कुल अवयव बराबर 24 दी हुई है। तो जब कुल अवयव 24 दिए तो उनकी कोटियां क्या क्या हो सकती है। अब देखो कोटि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा रो और कॉलम को लिखना है ताकि 24 आ जाए गुणा करने पे। समझ में आ रहा है, 24 आ जाए। तो कुल तो हमारे पास 24 ही है अवयव। अब इन अवयवों का कितने रो में और इन अवयवों को हमें बिठाने हैं ना, जैसे 24 अवयव है, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 24 अवयव है। अब इनको रो और कॉलम वाइज ही हम बिठा सकते हैं। तो जब रो और कॉलम वाइज बिठा सकते हैं तो कितने रो में बिठाए और कितने कॉलम में बिठाए, तो ये एक सवाल है। यहां आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। तो देखो पहला चीज तो इसमें हमारे पास कोटियां क्या क्या हो सकती है, तो कोटियां हम यहां पे लिखते हैं संभव कोटियां। मैं आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया है कि मैंने यहां पर क्या बोला है आप लोगों को, है ना। मैंने यहां पर आप लोगों को क्या बोला है कि जब भी पूछे दिया हुआ हो कि अवयव इतना है तो आपको कोटि निकालनी, तो कोटि तो आपको भैया रो और कॉलम को गुणा करके ही निकाल सकते हो ना। तो संभव कोटियां देखो क्या क्या हो सकता है। चलिए यहां पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कोटि देखो, एक तो हमारे पास ऐसा हो जाए कि एक रो हो जाए और 24 कॉलम हो जाए, ये पॉसिबल है। एक रो हो जाए और 24 कॉलम हो जाए किसी मैट्रिक्स में, कोई इशू नहीं है, ऐसा बन सकता है। उसके बाद 24 को और मैं कैसे कैसे ला सकता हूं, 2 गुणा 12 दूनी 24, मतलब 2 रो हो जाए और 12 कॉलम हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। 2 रो और 12 कॉलम, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए अगला हम बात करते हैं इसमें बताओ, अब 24 अवयव है तो हम कितने रो और कितने कॉलम बिठा सकते हैं, और बहुत इजी है ना। देखो 3 गुणा 8 भी हम कर सकते हैं, 3 रो हो जाए और 8 हमारे पास क्या हो जाए, कॉलम हो जाए। उसके बाद 6 चक्कू 24 होता है तो 4 रो और 6 कॉलम भी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल बना सकते हैं हम, ऐसा ही बना सकते हैं, है कि नहीं, ऐसा ही बना सकते हैं। उसके बाद हम देखो इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। 24 रो हो जाए और 1 कॉलम हो जाए, ये भी तो एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। 12 रो हो जाए और 2 कॉलम हो जाए, ये भी एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। 8 रो हो जाए और 3 कॉलम बन जाए, ये भी एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। ऐसे ही 6 रो और 4 कॉलम बन जाए, ये भी एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास 1 2 3 4 और 8 पॉसिबल है ना। 8 संभव कोटियां 8 है, अतः संभव कोटियां 8 है। आ गया समझ में, संभव कोटियां 8 है। अच्छा अगले उसमें पूछा था इन्होंने कि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। अब 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। अब देखो यहां हम थोड़ा सा कर लेते हैं, यदि 13 अवयव हो तो कोटियां
13 अवयव हो तो कोटियां क्या क्या हो सकती है, एक तो 13 गुणा 1 हो सकता है और 1 गुणा 13 हो सकता है, मतलब 13 रो हो सकता है, 1 कॉलम हो सकता है, 1 रो हो सकता है, 13 कॉलम हो सकता है, यही पॉसिबिलिटीज है। बाकी तो और कोई ऐसा है ही नहीं कि आप रो और कॉलम गुणा करके 13 ही लेके आओ। तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोग को इससे प्रीवियस में दूसरे में बताया। क्या कहा, यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। बहुत सरल है, सेम क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास 24 दिया हुआ था, इसमें 18 दिया हुआ है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगी। देखो ये क्वेश्चन तो अब आप लोग होमवर्क ही कर सकते हो क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो इसमें आई थिंक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है। तो अगर फिर भी डाउट आ रही हो कहीं पर तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगा। वैसे जरूरत इसको पड़ेगी नहीं, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, पहला और दूसरा अगर समझ में आ गया तो तीसरा क्वेश्चन आप इजीली आराम से आंखें बंद करके सॉल्व कर लोगे। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम है, बस खाली आपके अवयवों की संख्या क्या कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है, भिन्न कर दिया है। समझ में आ गया। चलिए फिर अब चौथा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि उसमें क्या कहा है। अब देखो इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि एक हमको 2x2 आव्यूह AIJ की रचना करना है जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक हमने NCERT एग्जाम्पल भी वेरीफाई किया है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है ना, क्या करना है। तो सबसे पहले देखो हम अगर मानेंगे, अगर हम यहां पर मान के चलते हैं सॉल्यूशन माना, एक हमारे पास एक आव्यूह है 2x2 का, AIJ एक आव्यूह है 2x2 का, इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो 2x2 का मतलब कितने एलिमेंट होंगे, A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, A21 हो सकता है, A22 हो सकता है। ये क्लियर हो गया, A22 हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इस वाले के लिए तो देखो, अगर मैं पहला वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको मैं अप्लाई करूं फर्स्ट नंबर, अगर AIJ बराबर आपका दिया हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो उस कंडीशन में देखो मैं सबसे पहले A11 कैलकुलेट करता हूं। A11 तो A11 करूंगा तो I के जगह पर 1, J के जगह पर भी 1, तो 1 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर भी है, तो कितना आ जाएगा देखो 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, 4/2, इसका मतलब 2। ऐसे ही मैं A12 भी निकालने पड़ेंगे, तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 2 का होल स्क्वायर रखो डिवाइडेड बाय 2 रखो और ऐसे ही सॉल्व करना है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, तो 3 का स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा, 3 3 9/2। ऐसे ही मैं अगर बात करूं A21 की, तो I के जगह पर 2, J के जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर रखो बट्टा 2 करो, तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, अगले वाले को भी निकाल लेने फटाफट से। 2 तो 2I और J का मान भी 2 और इसका स्क्वायर बट्टा 2, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टा 2, 4 चक्कू 16/2, 8 दूनी 16, तो ये 8 आ गया। तो अतः जो हमारे पास हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, अतः जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो क्या होगा, अतः आव्यूह क्या बन जाएगा हमारे पास A, वो पहला वाला अवयव हमारे पास आया है 2, 9/2, यहाँ पर भी 9/2 और यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। तो ये हमारे पहले वाले का हो गया सॉल्यूशन। चलिए ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरे वाले का सॉल्यूशन करते हैं, और दूसरे वाले का सॉल्यूशन देखो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा लकीर खींच लेते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा बाउंड्री हमने यहाँ पर बना लिया,
अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ था, दूसरा नंबर में ए आई जे जो दे रखा था वो आपके दे रखे थे ए आई जे बराबर आई बट्टा जे के रूप में दे रखा था, है ना, आई बट्टा जे के रूप में दे रखा था। तो हम यहां पर वही A11 निकालेंगे सबसे पहले, A11 तो A11 का मतलब I का मान 1, सॉरी J का मान भी 1, इसका मतलब 1, A12 I का मान 1, J का मान 1 तो 1/2, A21 I का मान 2, J का मान 1 तो मतलब 2 आ गया। उसके बाद A22 इसका मतलब 2/2 1 आ गया। अतः आव्यूह क्या हो जाएगा, अतः आव्यूह जो भी है A मान रहे थे हम, तो A हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 2 और 1। समझ में आ गया, ये हो गया दूसरे का भी आंसर फाइनल। ऐसे ही मैं अगर बात करूं तीसरे वाले का तो यहीं पर हम कर लेते हैं तीसरे वाले को भी, देखो ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं तीसरे वाले को भी। तो तीसरे वाले को हम देखो यहां पर कैसे करेंगे, थर्ड नंबर में क्या दे रखा है, थर्ड नंबर ए आई जे, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। थर्ड नंबर ए आई जे जो है आपका दे रखा है i प्लस 2j का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर भी हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, A11 निकालने हैं, वही सिस्टम है A11 क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे इतने ही होंगे ना। तो A11 का मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 9/2। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ A12 की, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू जे का मान 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 25/2। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही जो है हम आगे भी वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही हम जो है आगे भी वेरीफाई कर सकते हैं। आगे वाला क्या हो जाएगा, A21 की बात करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा ना, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 16 यहाँ पर हो जाएगा 16/2 तो 8 दूनी 16, ये हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से A22 निकालने हैं तो 2 प्लस 2 इंटू 2 आई और जे का मान 2 रखना है बट्टा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 36/2, यहाँ से हो जाएगा 18 दूनी 36। तो इसको हम सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसके मैट्रिक्स बनाऊं तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आव्यूह जो A हमारे पास आव्यूह आएगा वो A11 हमारे पास क्या आया, देखो 9/2 आया, A12 हमारे पास कितना आया 25/2 आया, A21 हमारे पास कितना आया 8, ये आ गया 18। तो ये हमारे पास थर्ड वाले का भी सॉल्यूशन निकल के आ गया है, मतलब फोर्थ का थर्ड नंबर। समझ में आया, फोर्थ का थर्ड नंबर। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उसको मेंशन कर सकते हो, किस पॉइंट पर डाउट है, कौन से क्वेश्चन पर डाउट है, तो मैं वहां पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डाउट नहीं होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर 1% हो जाए तो आप लोग बता सकते हो,
एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना वो इसके प्रीवियस के चौथे नंबर क्वेश्चन के जैसा है। एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो पहला वाला दे रखा है, दूसरा वाला ये दे रखा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, 3/4 आव्यूह की रचना करना है। मतलब 3 रो होना चाहिए और 4 हमारे कॉलम होना चाहिए। तो ऐसा आव्यूह कैसे बनेगा, हम यहाँ पर देखो मैं बेसिक आप लोगों को बता देता हूं। माना एक ए आव्यूह है जो कि 3/4 का है, मतलब 3 रो है। 3 रो का मतलब A11 और 4 हमारे पास कॉलम होना चाहिए, है ना। A12, A13, A14, ये रो 1 हो गया। अब कॉलम 1 2 3 4 कॉलम भी खड़े हो गए हमारे। तो यहाँ आ जाएगा 21, 22, 23, 24। ऐसे ही 3 रो ही होना चाहिए। तो A31, 32, 33 और यहाँ से हो जाएगा 34। तो ये हमारे पास एक बेसिक जनरल एक आव्यूह हमारे पास बन गया, एक सामान्य आव्यूह हमने बना लिया है। अब आपको क्या करना है, पहला वाला जो क्वेश्चन लेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट करना है। कमेंट के माध्यम से कैलकुलेट करके बता दीजिए कि आप लोगों का सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है ना। कमेंट बॉक्स का लगातार आप लोग यूज करते रहिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों की पढ़ाई है वो कैसे चल रही है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको निकालने, फिर इस मैट्रिक्स में आपको पुट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं। इसको आप जो है घर पे अपने कॉपी पेन ले करके जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो कहीं पर अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, क्योंकि देखो जब एग्जाम में बैठोगे आप लोग तो उसमें आप खुद ही एग्जाम में बैठना पड़ेगा आपको खुद, वहां कोई टीचर नहीं होगा, वहां कुछ नहीं होगा। तो वहां पेन और पेपर में जो प्रैक्टिस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लिखने की और लिख करके सॉल्व करने की, देखो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, मुझे भी पता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व आउट करोगे तो आपको नए नए तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होंगे, कभी कुछ होंगे। तो जहां जहां प्रॉब्लम हो रही है, जहां जहां मिस्टेक कर रहे हो, वहां से आप एक चीज नए सीख सकते हो। तो वही चीज बता रहा हूं कि आप लोग इसको खुद से एक बार सॉल्व कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो 6th नंबर क्वेश्चन है। और 6th नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके भी मैंने पार्ट आप लोगों को करवा रखे हैं। 6th नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान हमको क्या करने हैं, निकालने हैं। तो x, y, z के मान हमें क्या करना है, निकालना है। देखो ये वही दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, वो वाला है जब उनके संगत अवयव भी हमारे बराबर हो जाते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके हम। पहला वाला क्या दे रखा है, देखो यहां पर दे रखा है 4, 3, x, 5 बराबर y, z, 1, 5। तो इनके संगत अवयव हमारे बराबर होने चाहिए। मतलब अगर 4 है तो ये इसके बराबर होंगे, 3 है तो 3 इसके बराबर होंगे, x है तो x इसके बराबर होंगे, 5 है तो ये बराबर हो। तो चलिए देखो y का मान कितना आ रहा है, इसका मतलब y बराबर 4 दिख रहा है हमें, है ना, संगत अवयव। उसके बाद देखो z के जगह पर हमें कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, z बराबर 3 हो गया, है ना। उसके बाद देखो x का मान कितना हो गया, x का मान 1 हो गया। तो ये तो हमारे पास देखते ही आंसर निकल गया। ऐसे ही चलो सेकंड नंबर पर बात करते हैं। सेकंड नंबर में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका यही है, आपको कुछ हटके नहीं करना है, तरीका वही रहेगा, बस डिजिट हमारे बदल रहे हैं और कुछ नहीं है। x प्लस वाई यहां हो गया 2, 5 प्लस z यहां हो गया x इंटू वाई बराबर किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 6, 2, 5 और 8। तो देखो इसको सॉल्व करना तो और इजी पड़ गया। इसमें हमारे कुछ समीकरण बन रहे हैं और उस समीकरण के हेल्प से हम जो है इसको सॉल्व आउट कर देंगे। तो देखो क्या, सबसे पहले x प्लस वाई बराबर कितने हो रहे हैं, देखो ये इसके बराबर हो जाएगा, 6 हो रहे हैं। ये समीकरण नंबर आप चाहो तो उसको 1 मान के कर लो। 2 तो 2 के बराबर है तो यहां छेड़ने की जरूरत हमें है ही नहीं। 5 z प्लस z बराबर 5 के बराबर है, 5 प्लस z बराबर 5 के बराबर है। देखो मैं अगर z का मान निकालो तो 5 माइनस 5, z बराबर तो 0 आ गए।
ये तो यहीं पर ही निकल गया। z का मान क्या होगा, यहां पर जो है z का मान हो गया 0। अब अगला कुछ बच रहा है, देखो यहां पर हम इसको निकाल सकते हैं। ये कितना हो रहा है हमारा, x इंटू वाई बराबर 8 हो रहा है ना। पुनः अगर मैं बात करूं तो x इंटू वाई बराबर 8 हो रहा है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 और 2, तो 1 का मान देखो हम यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, देखो x प्लस वाई बराबर 6 दिया है। मैं अगर यहां से x का मान निकालूं तो 6 माइनस वाई हो जाएगा x का मान। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब मैं x का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई है तो x का मान कितना है हमारे पास 6 माइनस वाई, और y बराबर कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 हो रहा है। अब इसको सॉल्व आउट कर लो आप, देखो यहां से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो 8 का ऐसा फैक्टर करना है, 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि ये जो है आपको जोड़ने पर कितना दे दे, 8 का जोड़ने पर हमारा 6 आ जाए। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ही को इशू है, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, पहले तो सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन सीख लीजिए। तो यहां से देखो 8 का फैक्टर कर लो, 4 दूनी 8, देखो यहां पर माइनस का y, तो 4 प्लस 2 हम क्या कर सकते हैं 6 हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। तो यहां से कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस का 8 बराबर 0। एक फैक्टर यहां से एक फैक्टर यहां से बनेगा, तो यहां से आ जाएगा y कॉमन हमारा, तो y माइनस 4, यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 अगर कॉमन आ रहा है तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y का मान यहाँ से y माइनस एक 2 बन रहा है और एक हमारे पास y माइनस 4 बन रहा है इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो y का वैल्यू एक तो 2 आ रहा है, एक हमारे पास y का वैल्यू 4 आ रहा है। समझ में आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, एक 4 आ गया। देखो अब यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट हो रहा है। एक तो y का वैल्यू जब 2 हो, अब देखो z का मान तो हमारा फिक्स है, z के मान में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मान आया इसका, लेकिन y का हमारे पास यहाँ 2 वैल्यू आया है। तो जब y का हमारे पास 2 वैल्यू आया है तो हम यहाँ पर देखो कुछ x के मान के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, और x के मान के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का भी 2 मान आएगा। क्यों, क्योंकि x y के साथ जो है रिलेटेड है, ठीक है। तो हम चलिए बात करते हैं, यहाँ इक्वेशन में हम वैल्यूज को एक एक करके क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और हम एक एक मान ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, जब x बराबर कितना हो जाए, सॉरी जब y बराबर कितना हो 2 आ जाए। यहाँ से हम पहले बार y के मान 2 लेंगे, जब y बराबर 2 हो, तो y बराबर 2 हो तो हम x का मान कितना बता सकते हैं, इट इम्प्लाई x का मान देखो हम इसी किसी भी इक्वेशन में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो x इंटू वाई का मान 2 बराबर 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला, जब y का मान कितना हो, दूसरा 4 हो, तो जब y का मान 4 हो तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x इंटू 4 बराबर 8, तो x बराबर 4 दूनी 8, तो x बराबर 2 आ गया। तो यहां एक कंपाइल वे में हम आंसर लिख लेते हैं। देखो कंपाइल वे में क्या हो जाएगा, अतः सबसे पहले x बराबर अगर हमारे पास 4 है तो y बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। या अगर x का मान हमारे पास 2 आ रहा है तो y का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। एक तो ये हो गया, तथा z बराबर 0 आ गया, वो तो पहले से ही। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बन गया, जब x बराबर 4 आ रहा है तो y बराबर 2 होगा।
दूसरा कंडीशन या तो ये हो सकता है कि x बराबर अगर 2 आ रहा है तो y बराबर 4 आ जाएगा, ये कंडीशन, और z बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आई थिंक। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एक पार्ट और रह गया क्योंकि हमने अभी सिर्फ सेकंड वाला पार्ट को सॉल्व आउट किया है ना, फर्स्ट और सेकंड वाले को। फर्स्ट तो ऐसे ही हो गया था, सेकंड वाला ये हमने सॉल्व कर लिया है। समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए अब थर्ड वाला जो पार्ट है उस पर हम बात करते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है? थर्ड वाला पार्ट देखो, इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा इसमें दे रखा है x प्लस जेड, तीसरा इसमें दे रखा है y प्लस जेड। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा 9, 5, 7। तो बहुत इजी है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पहला वाला इसके बराबर हो जाएंगे, दूसरा वाला इसके बराबर, तीसरा वाला इसके बराबर। ये कितना? देखो इसमें हमारे पास 3 रो है, 1 कॉलम है, तो 3/1 का ये मैट्रिक्स बन गया। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन के हेल्प से बाय कंपैरिजन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारे पास तो एक 9 आ गया, x प्लस जेड बराबर एक तो हमारे पास 5 आ गया, y प्लस जेड बराबर 7 आ गया। तो अगर मैं समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले तो देखो हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले x प्लस जेड की अगर मैं बात करूं तो वो मिलके दे रहा है कितना? 5 दे रहा है। तो मैं अगर या तो हाँ y प्लस जेड मिलकर के कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। तो मैं यहाँ समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से क्या कर सकता हूं? x प्लस, देखो y और z मिलकर के कितना दे रहा है? y प्लस z मिलकर के 7 दे रहा है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 9 माइनस 7, तो x बराबर 2 है ना। x का मान कितना निकल के आ गया है? x का मान जो है हमारा 2 निकल के आ गया है। ऐसे ही मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस के यूज करूं, इन दोनों का, अगर x का मान 2 आ गया तो z का मान यहां से और आ जाएगा। देखो हम यहां पर रख सकते हैं, है ना, यहां पर रख सकते हैं। देखो समीकरण 2 से चूंकि x बराबर कितना आया? 2 आया, तो z बराबर भी निकल आएगा। तो x बराबर 2 प्लस z, ये 2 है, हाँ, 2 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ये भी सही है, z बराबर 3 आ गया। उसके बाद देखो अगर x और z आ गया तो y तो हमारे पास कैसे भी निकाल लो। तो समीकरण हम यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 3 से चूंकि हमारे पास अभी z का मान आ रखा है 3, तो z का मान अगर 3 आ रखा है तो हम यहाँ पर इसलिए, तो देखो y हमें x और z का मान आ गया ना, तो y चाहिए, तो हम 3 का इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, y बराबर 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं था x बराबर 2, y बराबर 4 तथा z बराबर 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 7वें नंबर क्वेश्चन में भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये भी 6ठे नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है आपका। ठीक है, 6ठे नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, वही समीकरण दिया हुआ है, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स के रूप में समीकरण दिया हुआ है, उसमें से हमें a, b, c तथा d के मान निकालने। तो सबसे पहले तो देखो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? -1, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। उसके बाद 2a प्लस c बराबर कितना हो रहा है? 5 के बराबर हो रहा है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ऐसे ही 2a माइनस बी बराबर कितना हो रहा है? देखो 0 के बराबर हो रहा है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। ऐसे ही 3c प्लस d बराबर हो रहा है 13, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। तो सबसे पहले हम समीकरण 3 का यूज करते, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ समीकरण 3 से
समीकरण 3 क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0 दिया है, ये हम इसको लिख सकते हैं ना, 2a बराबर b, 2a बराबर b आ गया। अब देखो 2a बराबर अगर b आ गया तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, यहां से 2a बराबर b आ गया ना, तो हम यहां से चलो इसको यहाँ थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको हम a का ही डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2a बराबर b आ गया, इट इम्प्लाई a बराबर b बट्टा 2, a बराबर b बट्टा 2 आ गया। अब अगर a का मान में समीकरण इसमें रख दो, एक में, है ना, a का मान समीकरण एक में रखने पर एक में जब रख देंगे a का मान समीकरण एक में, तो क्या आ रहा है, a का मान कितना है, b बट्टा 2 है, तो b बट्टा 2 माइनस b बराबर माइनस का 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, b माइनस 2b बट्टा 2 बराबर माइनस का 1। तो यहां से b माइनस का b आ जाएगा, ये ना, प्लस का b है, माइनस का 2b है, बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया, सिंपली यहां से 2 आ गया। तो जब b का मान आ गया ना, तो बाकी मान आप आराम से निकाल सकते हो। जब b का मान हमारे पास आ गया, तो b का मान आ गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समीकरण, देखो समीकरण एक से, चूंकि b बराबर 2 है, तो देखो यहां से a माइनस का 2 बराबर माइनस का 1, तो a माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो a बराबर 1 माइनस 2, तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। a का मान भी आ गया, b का मान आ गया 2, और a का मान हमारे पास कितना आया, माइनस का 1 आया। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो इसमें देख लेते हैं, b का मान हमारे पास कितना आया, प्लस का 2 आया। तो जब b का मान प्लस का 2 आया, तो हमने यहां रखा, b का मान प्लस का 2 आया, हाँ यहाँ से हमारे पास ये प्लस का 2 है ना, तो हमने यहाँ तो रख नहीं सकते हैं प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए एक बार इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से शायद कहीं पर मिस्टेक हुआ हो, एक बार देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, समीकरण एक से देखो क्या है, a माइनस बी बराबर 1 है। तो चूंकि b का मान हमारे पास आया है प्लस का 2, क्लियर, b का मान जब हमारे पास प्लस का 2 आया है, तो हम समीकरण एक का यूज कर रहे हैं। तो a माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो a बराबर माइनस 1 प्लस का 2, तो a बराबर प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज हमको लाना था। अब देखो a और b का मान आ गया, a और b का मान आ गया, तो हम देखो a और b का जब मान आ गया, तो हम c का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो समीकरण दो से तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, चूंकि यहां 2a प्लस c के रूप में दिया, तो a का मान चूंकि a बराबर 1 है, तो हम यहां पर कह सकते हैं, यहां पर इसलिए का चिन्ह लगा लें, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं, देखो 2 इंटू a का मान 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। c का मान भी आ गया 3, a b और c का मान आ गया। अब d का मान तो आराम से निकाल सकते हो। अब देखो समीकरण नंबर 4 का यूज कर लेते हैं, 4 से। अब देखो समीकरण 4 से, चूंकि c का मान हमारे पास आ गया है कितना, 3, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसीलिए c का मान अगर 3 आ गया, इसलिए हम देखो यहां पर 3 गुणा 3 प्लस d बराबर 13, तो 3 3 9, इसका मतलब d बराबर 13 माइनस 9, तो d बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस निकल करके आ गए हैं, जिसमें हमारे पास पहला a का मान भी है, b का मान भी है, c का मान भी है और d का मान भी है। तो हम यहाँ पर एक कंपाइल वे में इसको लिख करके बता देंगे। अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3,
तथा d बराबर 4, ये हमारे पास जो है इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा कंपाइल वे में। आई थिंक ये क्लियर हो गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो अब इसमें बता रखा है सिंपली, क्या बता रखा है, देखो इसमें ये बता रखा है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A, जो कि Aij m क्रॉस n का है, एक वर्गाव्युह है। तो हमें ये बताना है कि m का मान n के मान से छोटा होगा, m का मान n के मान से बड़ा होगा, m का मान n के मान के बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आव्यूह के प्रकार पे बात किया था। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, इसको कुछ अलग कलर से लिख लेते हैं। आव्यूह के प्रकार में जब हमने बात किया था, एक वर्ग आव्यूह मैंने बताया था। वर्ग आव्यूह ये क्या होता है? वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या के बराबर होता है। तो देखो अब इस केस में हमारे पास a जो है तो दिया हुआ है वो Aij, और मैंने बताया था कि यहां जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो हमारे रो को और दूसरे वाले कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये वर्ग आव्यूह है तो ऑब्वियसली बात है कि रो और कॉलम बराबर होंगे, इसका मतलब m जो है n के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? m जो है n के इक्वल होना चाहिए। अब ये कौन से आंसर को जो है बोल रहा है, यहां से सी नंबर आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं आंसर अतः ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हो गया, ये भी कुछ ज्यादा था नहीं। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, खाली बस बेसिक सी चीजें को आपको वेरीफाई करना होता है, देखना होता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहां भी क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपका x तथा y के लिए के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो ऑब्वियसली बात है, देख बोल रखा है कि ये इसके लिए कौन से मान के लिए जो है ये समान होगा। तो समान करके देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो इसमें दे रखा है 3x + 7, यहां 5, y + 1, 2 - 3x, और बराबर बोल रहा है कि किस मान के लिए बराबर होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं x और y के किस मान के लिए बराबर होगा, है ना, किस मान के लिए बराबर होगा। तो और बराबर तो तब होता है ना जब इसके संगत अवयव भी बराबर हो हमारे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहला वाला अवयव जो है किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए 3x + 7 = 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 3x बराबर हो जाएगा -7, तो x बराबर -7/3, x बराबर -7/3। ये क्लियर हो गया। देख लेते हैं अभी वेरीफाई करके, सारे के सारे आंसर एक बार निकाल लेते हैं तो ही जाकर के हमें पता लगेगा, है ना। 7/3। तो देखो अगर हम सही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, इसमें देखो कोई भी ऑप्शन हमारा मिल नहीं रहा है। एग्जाम में जब कंपटीशन में बैठेंगे तब हमें ये सब आइडिया लगाने होते हैं, एलिमिनेशन मेथड। देखो x का मान -7/3 है, तो कहीं पर x का मान -7/3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। चलो फिर भी हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं फॉर कंफर्मेशन। अब देखो ये चीज इस वाले के बराबर होगा, तो y - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो y बराबर 5 + 2, तो y बराबर कितना हो गया, 7। तो x का मान आ गया इतना, y बराबर 7। तो y बराबर 7 तो देखो अब दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन x के मान से कहीं से नहीं मिल रहा है। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो। चलिए अगला देखते हैं, y + 1 = 8 हो रहा है। तो इसको भी वेरीफाई करूंगा तो 7 आ जाएगा। अब देखो 2x, x और y के लिए बोल रहा था ना, तो x और y का मान तो देखो कोई ऐसा मिल नहीं रहा है। x का मान, हाँ अभी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब x का मान जो है -7/3 होगा, तो ये कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, यहाँ सीधा सीधा बता देंगे कि बी ऑप्शन हमारा है, ज्ञात करना संभव ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ज्ञात करना हमारा इसमें कोई भी संभव नहीं होगा। तो इसमें रीजन है, इसमें हम जो आगे सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें कोई और x का अद्वितीय मान तो हो ही नहीं सकता है। देखो इसको सॉल्व आउट करके देख लो कितना आ रहा है, 2 - 3x बराबर कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ से
3x बराबर 4 माइनस 2, तो माइनस का 3x बराबर 4 माइनस 2 का मतलब 2, तो x बराबर 2 बट्टा माइनस का 3। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। x का मान जब मैं यहाँ सॉल्व आउट कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस का 7 बट्टा 3 आ रहा है, जब मैं यहाँ सॉल्व आउट कर रहा हूँ तो x का मान माइनस का 2 बट्टा 3 आ रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, x का मान तो एक ही हो सकता है। चूंकि यहाँ लिख सकते हो रीजन भी, क्योंकि x का मान अद्वितीय है। अद्वितीय है, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, एक अकेला मान होना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं है, इसीलिए ज्ञात करना संभव नहीं होगा, हमारे लिए संभव नहीं है। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, जो कि 10th नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट है। तो देखो इसमें बोल रखा है क्लियरली कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, होगी, है ना, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखो ऑप्शन दे रखा है पहला कि 27, 18, 81, 512। तो देखो अगर 3/3 की कोटि की बात करें तो उसे कोटि कितना होगा, कुल संख्या कितनी होगी अगर 3/3, चूंकि कोटि हमारे पास दिया हुआ है तो 3/3, तो कुल अवयव कितनी हो जाएंगी, कुल अवयव देखो ना, कुल अवयव कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 बराबर 9 होंगे। अब यदि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यदि प्रत्येक प्रविष्टि, अब चूंकि देखो 0 और 1 कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है ना, चूंकि 0 या 1 ये मिला करके जो है मिलकर यहां पर लिख सकते हैं, चलो लिख लो, 0 तथा 1 मिलकर कुल प्रविष्टि कितनी हो रही है, कुल प्रविष्टि तो हमारे पास 2 ही आ रही है ना, कुल प्रविष्टि कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसलिए देखो हम यहां पर जो है, अब लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्रमचय, इसीलिए क्रमचय 2 की घात 9 हो जाएगा, और जब 2 की घात हम 9 करेंगे तो ये 512 के करीब आएगा, और 512 ही आएगा। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है इस करेक्ट हो जाएगा। समझ में? जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आज का जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 था वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, एक ही लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। कल के लेक्चर में हम 3.2 या फिर इसके आगे वाला जो भी है वो हम बात करेंगे। तो कहीं पर अगर डाउट हो रहा हो तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर स्टार्टिंग से आप लोग मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं 1, 2, 3, तो इस प्रकार से अब अगर हर एक लेक्चर को सीक्वेंस वाइज आप देख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को डाउट कहीं पर भी नहीं होगा। अब देखो कुछ बच्चों का ये क्वेरी आता है कि सर सीक्वेंस में हम कैसे देखें, तो भैया देखो ऐसा है, आपको जानी पड़ेगी प्लेलिस्ट में, क्लियरली वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा। जब चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट के वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को जो NCERT मैथ क्लास 12th NCERT मैथ जो है 2023-24 बोर्ड एग्जाम करके बना हुआ है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको 1 by 1 हर एक वीडियो मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। बकायदा मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वहां पर मैं सारे के सारे जो वीडियोस होते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने हर एक वीडियो की लिंक भी डाल रखी है, इस वीडियो में भी डाल दूंगा, तो वहां पर भी आप लोगों को जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम रोज लेक्चर लेकर के आएंगे और रोज ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर चैनल हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।